पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे स्वामिता ने एक चोर को हायर किया था कृतिका के कार्ड को चोरी करने के लिए। और ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। स्वामिता भी सोनाली की तरह परेशान थी, पता नहीं क्यों। मेरा दिल भी जोर से धड़क रहा है। माँ, तुम मुझे भी डरा रही हो। इससे पहले कि सोनाली आगे कुछ और कहती, उसे गायत्री की आवाज़ सुनाई दी। बल्लू, जाकर मालकिन को बोलो कि साहब आ गए हैं। माँ, डैड आ गए हैं। अब इस बारे में उनके सामने कोई बात नहीं करेंगे। सोनाली ने सख्ती से स्वामिता को हिदायत दी। तभी बीरेंद्र कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे का कुछ हिस्सा चोट के कारण काला पड़ गया था। बीरेंद्र! स्वामिता भागते हुए बीरेंद्र के पास आई। ये क्या हुआ? बीरेंद्र काफी गुस्से में था। उसने स्वामिता की तरफ देखा भी नहीं और उसे एक हाथ से धकेलते हुए कहा, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। धक्का जोर का था। स्वामिता खुद को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। सोनाली दौड़ के उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, डैड, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या फिर से बड़ी दी ने कुछ गलत किया? वो बेहया लड़की कृतिका का नाम सुनते ही बीरेंद्र भड़क उठा। वास्तव में घर लौटते वक्त बीरेंद्र कृतिका के साथ साथ सोनाली और स्वामिता पर भी गुस्सा हो गया था। अगर इन दोनों के चक्कर में पड़कर वो कृतिका और अनुराधा को ढूंढने नहीं जाता तो आज उसकी इतनी इंसल्ट नहीं होती। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी उस नालायक बेटी का रिलेशन निखिल ओबराय से इतना क्लोज है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए अपने पीछे बॉडीगार्ड छोड़ गया। अगर उसे यह बात पता होती तो वहाँ अपनी इंसल्ट करवाने जाता ही नहीं। वैसे तो सोनाली को इन सब बातों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वह अंदाजा लगा सकती थी कि जरूर हॉस्पिटल में फिर से बीरेंद्र की इंसल्ट हुई थी, जिसका ब्लेम वो स्वामिता और उस पर भी लगा रहा था। सोनाली ने तुरंत अपनी चाल चली। लगता है बड़ी दी का दिमाग खिसक गया है। मुझे जो चाहे बोल ले, लेकिन आपको डिसरिस्पेक्ट करने की उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? सोनाली जैसी चालबाज लड़की अच्छे से जानती थी कि कब उसे कौन सी बात कहनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सालों तक वो कृतिका को बीरेंद्र की नज़र में बुरा और खुद को एक आज्ञाकारी बेटी के रूप में सही दिखा पाती। सोनाली की बात सुनने के बाद बीरेंद्र का गुस्सा पूरी तरह से कृतिका पर शिफ्ट हो गया। उस बेशर्म लड़की को मैं इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं दूंगा। वीरेंद्र के जैसा बेवकूफ शायद ही कोई होगा जिसे जरा से ड्रामे से बहकाया जा सकता था। उसी वक्त दरवाजा की बेल बजी। गायत्री ने दरवाजा खोला। दरवाजे पे दो पुलिस वाले थे, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। आप लोग यहाँ कैसे? क्या स्वामिता राठौड़ घर पर है? उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने सवाल किया। माँ, सोनाली पुलिस वाले को देखकर पूरी तरह घबरा गई। इतनी देर बाद भी अफरोज ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था, इसलिए दोनों को ही मालूम नहीं था कि वो चोरी करने में कामयाब हुआ या नहीं। इसके अलावा पुलिस वहां उस वक्त क्यों आई थी? सोनाली पुलिस के आने को लेकर दो बातों से घबराई हुई थी। पहला कि कहीं डायरेक्टर वाले केस में पुलिस उन्हें अरेस्ट करने तो नहीं आई। दूसरा, कहीं अफरोज पकड़ा तो नहीं गया। यहाँ तक कि स्वामिता भी घबराहट में से कांप रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो चोट पकड़ा नहीं जा सकता। वो जानती थी कि अनुराधा को उस अटैक के बाद सर्जरी के लिए ले गया गया था, और चूंकि सर्जरी के दौरान और उसके बाद उसके ठीक होने तक कृतिका को हर वक्त अनुराधा के साथ ही रहना था, इसलिए वह घर पे तो वो चोर आखिर पकड़ा कैसे जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। उसने खुद को संभालना होगा। तब तक पुलिस घर के अंदर आई। स्वामिता, आपकी चोरी की वारदात में आपका नाम सामने आया है। चोर का कहना है कि उसे चोरी करने के लिए आपने हायर किया था। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा। वीरेंद्र उसकी बात सुनकर भड़क उठा। तुम्हें गलत फहमी हुई है ऑफिसर। राठौर फैमिली के किसी नौकर को भी चोरी की जरूरत नहीं पड़ती। स्वामिता एक डेलिकेट लेडी है, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। इसके अलावा राठौर फैमिली को पैसे की कोई कमी नहीं कि उनमें से किसी को भी चोरी जैसा छोटा काम करना पड़े।
वीरेंद्र का सपोर्ट पाकर स्वामिता भी शेरनी की तरह गुर्राई। ऑफिसर, कोई भी तुम्हें कुछ भी कह देगा और तुम उस पर विश्वास कर लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि वीरेंद्र राठौर की बीवी पैसों के लिए किसी के यहाँ चोरी करवाएगी? आज के ज़माने में सिर्फ पैसे की चोरी नहीं की जाती और कोई गरीब किसी चोर को चोरी करने के लिए हायर नहीं कर सकता, दूसरे पुलिस वाले ने कहा। यह सुनते ही स्वामिता की सांस अटक गई। कहीं सच में उस लड़की ने ये पता तो नहीं लगा लिया कि उसके घर में चोरी की इंसिडेंट में रियल में कौन जुड़ा हुआ है? चाहे जो भी हो, उस चोर ने अपने स्टेटमेंट में आपके इन्वॉल्वमेंट की बात कही है, इसलिए प्लीज हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले। पुलिस वालों की बात सुन स्वामिता ने वीरेंद्र और सोनाली को देखा। सोनाली ने झट से स्वामिता की बाह पकड़ ली। मॉम, आप परेशान ना हो, आपको फंसाया जा रहा है। पुलिस बस कुछ सवाल करेगी, आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। इतना कहते हुए सोनाली ने इशारों में स्वामिता को नॉर्मल बिहेव करने को कहा ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। डर के कारण स्वामिता ने आंखों में आंसू लाते हुए वीरेंद्र के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, वीरेंद्र, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस वक्त स्वामिता वीरेंद्र को कुछ नहीं बता सकती थी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सोनाली, हमारे लॉयर्स को कॉल कर उसे सीधे पुलिस स्टेशन आने को कहो। वीरेंद्र ने शमिता का हाथ थामते हुए कहा। इधर कृतिका घर की सफाई के बाद मार्केट गई और वहां से फिश और मशरूम ले आई। डॉक्टर्स ने कृतिका को अनुराधा के खाने में हाई प्रोटीन वाले फूड को शामिल करने की सलाह दी थी। उसने कुछ सब्जियां भी खरीदी। जल्दी से उसने खाना तैयार किया और वापस हॉस्पिटल आ गई। सबसे पहले उसने 2 लंच बॉक्स बैग से निकाले और सेरा और बलवंत की ओर बढ़ाए। सेरा, बलवंत, आप दोनों के हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। ये लंच आपके लिए है। सेरा पूरी तरह से सरप्राइज था। जब वो वहाँ उन्हें किचन में कृतिका को खाना बनाते देखा था तो उसे लगा था कि वह सिर्फ अपनी माँ और अपने लिए ही खाना बना रही है। उसने यह नहीं सोचा था कि उन दोनों के लिए भी कृतिका ने खाना बनाया होगा। थैंक यू सो मच कृतिका जी। भूख से बेहाल बलवंत और सेरा ने तुरंत लंच बॉक्स ले लिया। कृतिका ने कहा, पहले मुझे पता नहीं था कि आप दोनों यहाँ हमारी सेफ्टी के लिए हैं, वरना मैं आप लोगों के लिए भी खाना बना लिया करती। अब से आप दोनों के लंच और डिनर की जिम्मेदारी मेरी है। सेरा ने कृतिका को खाना बनाते हुए देखा था। उसने देखा था कि कृतिका कितने प्यार से और सफाई से खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया था। अगर किसी को अपने काम के दौरान घर का खाना बना मिले तो वो मना क्यों करेगा? फिर भी उन्होंने कृतिका की बात को ठुकराते हुए कहा, लेकिन इससे आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं रोज ही खाना बनाती हूँ। अब से आप दोनों के लिए भी बना लिया करूँगी। आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं कितना भी थैंक्स कहूँ वो कम है, इसलिए आप प्लीज़ खाने के लिए मना नहीं करेंगे। दोनों की ही नज़रें कृतिका पर नहीं थी, वो तो बस लंच बॉक्स को देखे जा रहे थे। आप दोनों अंदर आके टेबल पर खाना खा लीजिए, यूँ बाहर खड़े खड़े खाने में काफ़ी दिक्कत होगी। दोनों ने कृतिका को थैंक यू कहा और अंदर आ गए। लंच बॉक्स खोला, दोनों उस पर टूट पड़े। इस दौरान कृतिका ने जल्दी से अनुराधा को खाना खिलाया। तभी बलवंत की डकार से कमरा गूंज उठा। हॉस्पिटल में आने के बाद हर कोई हंसना भूल जाता है, लेकिन उस डकार की आवाज़ ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। शायद काफ़ी लंबे समय के बाद अनुराधा और कृतिका खिलखिलाकर हंसे थे। बेचारा बलवंत शर्माते हुए सेरा के साथ अपना लंच बॉक्स धोने चला गया। थोड़ी देर बाद कृतिका भी वॉशरूम से अपना लंच बॉक्स धोकर ले आई। उसके बाद उसने अपने कार्ड निकाला और अपने पेटीएम अकाउंट से निखिल के पेटीएम अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद उसने निखिल को एक एसएमएस भी किया, मैं बलवंत और सेरा से मिल चुकी हूँ। आज मेरे डैड आए थे। थैंकफुली बलवंत और सेरा ने उन्हें संभाल लिया। दोनों को यहाँ छोड़ने के लिए थैंक्स। उस वक्त निखिल लॉस एंजलिस के एक होटल में था। निखिल वहाँ हॉलीवुड फिल्म कंपनी से एक विशाल फिल्म स्टूडियो बनाने के बारे में डिस्कस करने गया था। कुछ वक्त पहले ओबराय कॉरपोरेशन ने हॉलीवुड फिल्म कंपनी में काफ़ी इन्वेस्ट किया था।
साथ ही इस दौरान ओबराय कॉरपोरेशन ने काफ़ी बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में भी इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा अगर लॉस एंजलिस में ओबराय कॉरपोरेशन का अपना फिल्म स्टूडियो बन जाता तो विदेशी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्मों की शूटिंग सीधे उनके लॉस एंजलिस के अपने स्टूडियो में होगी। इंडिया में तो इस वक्त दिन का समय था, लेकिन लॉस एंजलिस में अभी रात के 1 बज रहे थे। मीटिंग के बाद निखिल ने अपने एम्प्लॉय से इंडिया में बात की। काम करने के बाद उसने शावर लिया। उसके बाद उसकी नज़र अपने फ़ोन में आए नोटिफिकेशन पे गई। किसी ने उसके पेटीएम अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तुरंत ही कृतिका के पेटीएम अकाउंट में 5 लाख वापस ट्रांसफ़र कर दी और साथ ही मैसेज भी भेजा। मैंने कहा था ना कि अपनी माँ के मेडिकेशन के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए धीरे धीरे करके मुझे पैसे लौटाना ताकि उनके मेडिकेशन के खर्च में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, बलवंत और सेरा आगे भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उन्हें कोई भी ऑर्डर देने में हेजिटेट मत करना। ट्रांसफ़र हुए देख कृतिका ने एक बार उसे लौटाना चाहा, लेकिन अनुराधा के मेडिकेशन के बारे में सोचकर वह रुक गई। कृतिका ने निखिल को फिर से मैसेज किया, निखिल, मेरे मन में एक सवाल है, आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? इसे मेरी माफ़ी मांगने का तरीका समझो। मैंने फिजिकली तुम्हें काफ़ी परेशान कर दिया है। आई एम रियली सॉरी, निखिल ने रिप्लाई किया। निखिल के मैसेज को पढ़कर कृतिका हैरान रह गई। उसने सोचा, जब उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था तब तो उसने सॉरी फील नहीं किया, और अब ये सॉरी फील क्यों कर रहा है? कृतिका समझ नहीं पा रही थी कि निखिल क्या प्लान कर रहा है। निखिल ने फिर से एक मैसेज भेजा, मेरी बदतमीजियों के लिए क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? कृतिका को भी लगा कि वो सच में शर्मिंदा है। उसे माफ़ करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी उसके मन में अभी कुछ सस्पिशियस बना हुआ था। उसके बाद कृतिका ने फ़ोन रख दिया और अनुराधा के कहने पर उन्हें वॉशरूम लेकर चली गई। निखिल को ध्यान आया कि कृतिका ने वीरेंद्र के वहां आने का जिक्र किया था। उसने तुरंत बलवंत को कॉल लगाया। ओबराय सर। बलवंत शॉक था कि जहां निखिल था वहां रात के 1 बज रहे थे, फिर भी उन्होंने उसे कॉल कैसे कर लिया? क्या वीरेंद्र कृतिका को परेशान करने आया था? निखिल ने सवाल किया। हाँ सर, शायद इस बार वो कृतिका मैम की माँ को यूज़ कर उनसे अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन हमने उसे हॉस्पिटल से उठाकर बाहर फेंक दिया। बलवंत ने जवाब दिया। ये सब होने के बाद भी तुमने तुरंत मुझे इस बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं की? निखिल ने बलवंत को डांट लगाई। कुछ पल के लिए तो बलवंत की सांसें अटक गई। फिर उसने कहा, सर, आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी था और अभी भी वहाँ रात के 1 बज रहे होंगे। यही सब सोचकर मैंने तुरंत आपको रिपोर्ट नहीं किया। आगे से चाहे मैं किसी भी मीटिंग में रहूं या किसी भी काम में बिजी रहूं या सोया रहूं, कृतिका से जुड़ी कोई भी बात तुम तुरंत मुझे बताओगे, अंडरस्टूड? निखिल की आवाज़ और भारी हो गई थी। यस सर, बलवंत ने हैरान होते हुए कहा। वह समझने लगा था कि कृतिका निखिल के लिए काफ़ी स्पेशल है। क्या कुछ और भी है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया? निखिल ने उसी गुस्से वाले टोन में सवाल किया। बलवंत ने तुरंत फ़ोन सेरा की ओर बढ़ा दिया। सेरा ने निखिल को कृतिका के घर पर पकड़े गए चोर वाली बात बताई कि कैसे सौमिता राठौर ने एक चोर को कृतिका के घर पर उसका कार्ड चोरी करने के लिए भेजा था। सेरा ने कहा, सौमिता को इस इंसिडेंट के कारण पुलिस स्टेशन सवाल जवाब के लिए ले जाया गया है, लेकिन चूंकि चोर के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए जल्दी ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। निखिल के चेहरे पर सौमिता के लिए नफरत के भाव उभर आए थे। तुम दोनों ने काफ़ी अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तुम दोनों को आगे भी वहीं रुकना है। और हाँ, कृतिका के हर ऑर्डर को फॉलो करना, समझ गए? यस सर। एक्साइटमेंट में सेरा निखिल को कृतिका के शानदार कुकिंग के बारे में बताने लगा। चूँकि अब कृतिका मैम हम दोनों को देख चुकी है, तो उन्होंने हमें यहाँ से जाने को नहीं कहा, बल्कि आगे से हमारे लिए लंच और डिनर तैयार करने की बात भी कही है। यह सुनते ही निखिल की भौहें गुस्से से उठ गई। क्या?
वो खुद तुम लोगों के लिए खाना बनाएगी? हाँ सर, कृतिका मैम के हाथ का बना खाना लाजवाब है। उनके बनाए खाने की सुगंध से ही मुंह में पानी आ जाता है। और आज खाने के बाद हाथ धोकर भी हम उंगलियां चाटते रह गए। सेरा को जरा भी एहसास नहीं था कि निखिल को कृतिका के खाना बनाने की बात से गुस्सा आ चुका है, लेकिन बलवंत इस बात को समझ गया था, जो सेरा के बगल में खड़ा स्पीकर पर दोनों की बातें सुन रहा था। सेरा की बेवकूफ़ी पर उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो ये सोचा कर कि भगवान को याद करने लगा कि अब निखिल ओबराय सेरा को कितनी डांट लगाने वाले हैं। निखिल को मालूम भी नहीं था कि कृतिका कितनी अच्छी कुक है। उसने उसके बनाए खाने का स्वाद अब तक नहीं चखा था और सेरा हाथ धोने के बाद भी उंगलियां चाटने की बात कर रहा था। गुस्सा तो निखिल को आना ही था। बिना कुछ बोले निखिल ने अचानक से फोन रख दिया। सेरा को अब भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ। उसने बलवंत को फोन लौटाते हुए कहा, निखिल सर ने अचानक से फोन क्यों रख दिया? बलवंत ने रिप्लाई किया, निखिल सर ने अब तक कृतिका मैम के हाथ का बना कुछ भी टेस्ट नहीं किया है और तूने उन्हें बता दिया कि हम उनके हाथ का बना खाना खा चुके हैं। तू गवार है। सेरा ने एक लंबी सांस ली और आगे पीछे देखा कि कोई उसके आसपास तो नहीं। फिर बलवंत के थोड़े पास आकर उसके कान में धीरे से सवाल किया, तुम कह रहे हो कि निखिल सर कृतिका जी पे लट्टू हैं? उन्हें इस तरह से बातें करते देख ऐसा लग रहा था जैसे दो आंटी किसी तीसरी के बारे में एक दूसरे से चुगली कर रही हैं। बलवंत ने कहा, और नहीं तो क्या, निखिल सर कृतिका मैम को चाहने लगे हैं। क्या आज से पहले तूने उन्हें किसी लड़की को इतने अच्छे से ट्रीट करते देखा है? और क्या आज से पहले उन्होंने अपने किसी बॉडीगार्ड को किसी अनजान लड़की के सेफ्टी के लिए उसके पास छोड़ा है? सेरा को बलवंत की बात समझ आ रही थी, पर सच में बेवकूफ था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जहां स्वामिता और उस चोर अफरोज को लाया गया था, वहां के हेड इंस्पेक्टर को एक कॉल आया। हाँ बिल्कुल, आप चिंता न करें मिस्टर ओबराय। अगर हमें कोई सबूत नहीं भी मिलता है तो भी रूल्स के अकॉर्डिंग हम स्वामिता राठौड़ को 48 घंटों के लिए पुलिस लॉकअप में रख सकते हैं। यह कॉल निखिल ओबराय का था। निखिल के कहने पर हेड इंस्पेक्टर ऐसा करने के लिए मान गया था और यह अगेंस्ट द लॉ भी नहीं था। इतनी छोटी सी बात एक्सेप्ट करने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उधर निखिल से बात करने और अनुराधा को वॉशरूम से वापस बेड पर लाने के बाद कृतिका का ध्यान अफरोज पे गया। उसी वक्त बलवंत ने कृतिका को आवाज दी। कृतिका ने घर पर हुई चोरी की कोशिश वाली बात अनुराधा को नहीं बताई थी, इसलिए इससे जुड़ी हर बात वह उन दोनों से अनुराधा के कमरे से थोड़ी दूर जाके ही करती थी। अफरोज का बचना तो मुश्किल है, लेकिन स्वामिता के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण पुलिस ने कुछ सवाल पूछने के बाद शायद अब तक उसे छोड़ दिया होगा। बलवंत ने कहा। कृतिका ने सहमति में सर हिलाया। मैंने भी यही अंदाजा लगाया था। कुछ सोचकर कृतिका ने अनिरुद्ध को कॉल लगाया। अनिरुद्ध, क्या पुलिस स्टेशन में तुम किसी को जानते हो? कृतिका का सवाल सुन अनिरुद्ध उसके लिए घबरा उठा। कृति, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे घर पर चोरी की कोशिश हुई थी। किस्मत से हम उसी वक्त वहां पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया। कृति, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी? पक्का तुम ठीक हो? अनिरुद्ध ने सॉफ्ट होते हुए पूछा। अनिरुद्ध की आवाज इस वक्त में काफी तेज हो गई थी, जिससे उसके कलीग्स का ध्यान उस पर आ गया था। अब सब उसी को देख रहे थे। यह देखकर अनिरुद्ध ने अपने चाय का कप उठाया और उसे बाहर डस्टबिन में फेंकने के बहाने ऑफिस से बाहर निकल गया। नहीं, मेरे साथ एक दोस्त भी था जिसने उस चोर को पकड़ लिया। हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद अफरोज बताया और यह भी कि वो स्वामिता के लिए काम करता है। इसलिए मैं पूछ रही थी कि अगर तुम पुलिस स्टेशन में किसी को जानते हो तो उससे इस अफरोज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो निकलवाओ। कृतिका अनिरुद्ध को रियल में यह नहीं बता सकती थी कि वो अफरोज के बारे में क्यों जानना चाहती थी। इस जन्म में कृतिका की मुलाकात अब तक निर्मोही से नहीं हुई थी, और अगर वह यह पिछले जन्म वाली बात अनिरुद्ध को बताती या किसी को भी, वह उस
तो उसे वो पागल समझता। तुम चिंता मत करो, मैं अफरोज के बारे में सब पता लगा लूँगा। अनिरुद्ध ने आगे कुछ पूछे बिना ही हामी भर दी। तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ बाबा, आई एम फाइन, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, एक और बात, क्या यह अफरोज के साथ साथ स्वामिता भी अभी पुलिस स्टेशन में होगी? चूंकि अनिरुद्ध एक रिपोर्टर था, इसलिए उसका दिमाग इन बातों को तेजी से ऑब्जर्व कर लेता था कि कहाँ से उसे धांसू न्यूज मिलने वाली है। शायद, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस न्यूज़ में भी इंटरेस्टेड होगे, कृतिका ने कहा। अनिरुद्ध ने कृतिका को समझाते हुए कहा, इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगा? वैसे भी सोनाली का करियर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। जानती हो, उसके आने वाले सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। कई फिल्मों में उसकी जगह नई एक्ट्रेस को साइन किया गया है। एडवर्टाइजिंग कंपनी ने भी उससे सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इन दिनों तुम्हारी हेल्प से मैंने इतने सारे आर्टिकल्स सोनाली पर पब्लिश किए हैं कि हर कोई अब मुझसे सोनाली से जुड़ी न्यूज़ की डिमांड करता रहता है। सुमिता तो सोनाली की माँ है ना, यानी लोगों के लिए सोनाली से जुड़ी एक और मसालेदार न्यूज़ मेरी पकड़ में है। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उसका बदला भी तो लेना है मुझे उनसे। क्या अनिरुद्ध अफरोज से जुड़ी सारी जानकारी निकलवा पाएगा? इसके आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।